चैप्टर 2 परी के परिवार से मुलाकात फ्लैशबैक दे महीने पहले। पृथ्वीराज रोड दिल्ली के पॉश इलाके में से एक है। यहीं पे स्थित एक खूबसूरत सा बंगला जिसके बाहर नाम लिखा था राठौर निवास। सुबह के करीब 7 बजे राठौर निवास में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह अपने हाथ में पूजा की थाल पकड़े सबको आरती देते हुए तेज आवाज में बोली, बाबू उठो और जल्दी से नीचे आओ। ये है इस कहानी की नायिका की माँ, मीरा राठौर। स्वभाव से सख्त मिजाज, घर में सभी इनके गुस्से से डरते थे। मीरा जी अपने हाथ में पूजा की थाल लिए जब किचन में पहुंची तो देखी कि उनकी बहू सोनाली राठौर वहां काम कर रही थी। उनको देख के मीरा जी अपने हाथ से आरती लेके उनके सर पे हाथ घुमाते हुए नाराजगी से बोली, बेटा देख लो, बाबू अब तक नहीं उठी। भगवान जाने कौन सा नींद सो रही है कि हमारा आवाज भी उसको सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी और कब समय पे उठना सीखेगी। अपनी सास को ऐसे गुस्से में बड़बड़ाते देख के उनकी बहू अपने हाथ धोके उनके हाथ से पूजा की थाल लेके नौकर को थमाते हुए मुस्कुरा के बोली, माँ आप बाहर जाके सबके साथ बैठिए, जब तक हम गुड्डा को उठा देते हैं। कहते हुए अपने कमर में खोसी हुई साड़ी के पल्लू को निकालते हुए वहां से चली गई। उनकी बहू सीढ़ियां चढ़ के एक कमरे के बाहर पहुंच के धीरे से दरवाजा खोल के देखी तो पाई कि एक लड़की अपने हाथ में टेड्डी को पकड़े हर बात से बेखबर आराम से सो रही थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि इस कहानी की नायिका परी राठौर है। परी को देखते ही उनके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई और कमरे के अंदर जाके बेड पे एक और बैठते हुए परी के बालों में हाथ घुमाते हुए प्यार से बोली, गुड्डा उठ जाओ बेटा। उनके आवाज को सुनते ही परी अपने बंद आंखों से मुस्कुराते हुए टेडी को छोड़ के अपने सर को उनकी गोद में रखते हुए मासूमियत से बोली, भाभी माँ प्लीज बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। देखिए न अभी हमारा बस एक आंख ही खुला है, दूसरे को खुलने में 5 मिनट का समय लगेगा। कहते हुए अपने एक आंख को खोल के उनको दिखा दी। उसका बात सुन के भाभी माँ हंसते हुए बोली, गुड्डा अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो माँ के प्रकोप से इस बार हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें पता है सुबह से तुम्हारा गुस्सा माँ हम सब पे निकाल रही है, खास करके पापा जी पे। उनके इस बात पे वह लड़की हंसते हुए बेड के क्राउन से टिक के बैठ गई। भाभी माँ बेड से उठते हुए बोली, गुड्डा तुम जल्दी से नहा लो, हम जब तक तुम्हारे कपड़े निकाल देते हैं। इतना सुन के परी अपनी भाभी माँ के गाल पे किस करके बेड से उतरते हुए बोली, यू आर दी बेस्ट भाभी माँ इन दिस वर्ल्ड, आई लव यू भाभी माँ। भाभी माँ मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू मोर बच्चा। फिर भाभी माँ कबर्ड से उसके कपड़े निकाल के बेड पे रख के कमरे से निकल गई। जब वह नीचे आई तो देखी कि सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उसका और परी का इंतजार कर रहे थे। हेड ऑफ द फैमिली के चेयर पे परी के पापा श्याम राठौर बैठे थे। वह स्वभाव से एक हंसमुख और खुश मिजाज इंसान थे। उनके दाईं तरफ से एक कुर्सी छोड़ के बैठे थे उनके बेटे प्रेम राठौर। इनका स्वभाव भी बिल्कुल इनके पापा जैसा ही था। दोनों में एक और चीज कॉमन था, दोनों ही परी को लेके हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग थे। प्रेम भाई की नज़र जब सीढ़ियों के पास खड़ी अपनी पत्नी पे पड़ी तो वह अपने आंखों के इशारे से परी के बारे में पूछे, जिसके जवाब में भाभी माँ अपनी पलकें झपका के मुस्कुरा दी। यहाँ परी को आने में जितना देर हो रहा था, मीरा जी का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पर परी उनके गुस्से से अनजान अपने ही धुन में मस्त नहा के बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकली। परी राठौर ये सिर्फ दिखने में ही मासूम है, पर स्वभाव से उतनी ही शैतान। परी अपने मस्ती में झूमते हुए बाथरूम से निकल के म्यूजिक सिस्टम के पास जाके अपना पसंदीदा गाना चला देती हैं। मुझे ऐसी जगह ले जा मैं चाहती हूँ, मेरे हस्फा मुझे परियों की दुनिया दिखा। यही गाना सुनते हुए वह रेडी होने लगती हैं। गाना खत्म होने के साथ ही परी भी रेडी हो चुकी थी। परी ने ब्लैक फॉर्मल सूट विथ वाइट शर्ट, बालों को पीछे की तरफ बांधे, आंखों में गहरा काजल, होठों पे हल्की गुलाबी लिपस्टिक, लेफ्ट हैंड में वॉच, पैरों में ब्लैक एंकल बूट्स पहना था। फिर रेडी होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके खुद को शीशे में देखते हुए मासूमियत से बोली, पता नहीं हमारे हमसफर कहाँ होंगे।
कहते हुए अपने हाथों को जोड़ के ऊपर देखते हुए बोली, भगवान जी प्लीज जल्दी से हमें हमारे हमसफर से मिलवा दीजिए। हम अब तक उनके लिए ही तो अखंड सिंगल बैठे हैं। हम अभी उनको नहीं जानते पर आप तो जानते होंगे ना, तो आप जरा उन पे नजर रखना, देखना इधर उधर आवारागर्दी ना करते हो, और हमारे ही तरह वो भी हमारे इंतजार में सिंगल ही हो। कह के मुस्कुराते हुए म्यूजिक सिस्टम बंद करके जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई। चैप्टर 3 परी की शरारतें और उसकी मासूमियात। परी जब रेडी होके अपने कमरे से निकल के डाइनिंग टेबल के पास गई तो देखी कि वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये देख के परी धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास जाके अपने पापा जी के पास वाला चेयर खींच के चुपचाप बैठ गई। परी के ठीक सामने उसकी माँ बैठी थी। परी के बैठते ही वह घूर के परी को देखने लगी और परी अपने चेहरे पे दुनिया भर की मासूमियत ली उनको देख के मुस्कुरा दी। मीरा जी गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि परी के पापा तुरंत बोले, अरे सोना बेटा जल्दी से सबको नाश्ता दो, प्रेम और बाबू को ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। उनकी बात सुनते ही भाभी माँ जल्दी से सबको नाश्ता सर्व करने लगी और मीरा जी अब परी से अपनी नजरें हटा के अपने पति को घूर के देखने लगी, क्योंकि ये रोज का था। जब भी मीरा जी परी को डांटने को होती थी कि उनके पति या उनके बेटा और बहू हमेशा ही परी को उनके डांट से बचा लेते थे। खैर सबने अपना नाश्ता खत्म किया और परी अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ के ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर में गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर आके रुकती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकल के अपने आंखों में चमक लिए उस बिल्डिंग के बाहर लिखे नाम को देखे, राठौड़ कंस्ट्रक्शन। उसको देख के दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को खड़ा करने में दोनों ने बहुत मेहनत की थी। उसी का नतीजा है कि कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद अपने कंपनी को इतनी ऊंचाई पे ले गए हैं कि दिल्ली के टॉप 10 कंपनी में उनके कंपनी का नाम भी शामिल था। दोनों कंपनी के अंदर जाके अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और लिफ्ट के अंदर जाके प्रेम भाई 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही परी प्रेम भाई का एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ के हिलाते हुए मासूम सा चेहरा बना के उनको देखने लगी। प्रेम भाई उसको देखते हुए बोले, नहीं बाबू इस बार नहीं, देख तेरे हेल्था के साथ जरा भी मजाक नहीं चलेगा। परी भी कहाँ कम थी, वो अब भी अपने कोशिश में लगी रही और बोली, भाई प्लीज ना, आइसक्रीम छोटा सा तो होता है, प्लीज घर जाते वक्त दिला देना ना, उससे कुछ नहीं होगा, कह के अपनी आस भरी नजरों से उनको देखने लगी। प्रेम भाई उसकी इस हरकत पे नाराजगी से उसको देखने लगे। तभी लिफ्ट रुका और वह परी से अपना हाथ छुड़ा के बाहर निकल के मुस्कुराते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। परी उनके पीछे तेजी से जाते हुए धीरे से बोली, भाई एक बार हमारी बात तो सुनिए, एक से कुछ नहीं होता। दरअसल कुछ दिन पहले ही परी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसे देख के उसके घर के लोगों की जान हलक में अटक गई थी और कल ही वह ठीक हुई है। इसलिए प्रेम भाई अब जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऑफिस के एम्प्लॉइज दोनों को देख के मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करके अपने काम में लग गए। ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज के साथ दोनों का व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली था, खास करके परी का। प्रेम भाई अपने कैबिन में चले जाते हैं और परी अपने केबिन में जाके इम्पोर्टेंट फाइल्स लेके प्रेम भाई की कैबिन में चली जाती है। प्रेम भाई के चेयर के ही पास एक और चेयर रखा था, जिसपे परी बैठती थी। दरअसल परी को अकेले कैबिन में बैठ के काम करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए प्रेम भाई अपने ही कैबिन में एक और चेयर परी के लिए रखवा लिए थे। परी और प्रेम भाई दोनों अपने काम में बिजी हो गए। परी के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। परी कराटे में ब्लैक बेल्ट है और उसको सबसे बड़ा डर उसका गुस्सा है। अगर उसको कुछ गलत दिख गया तो वह चाह के भी खुद को रोक नहीं पाती थी। ऐसे में अपने गुस्से में आके वह अक्सर बड़े और छोटे का लिहाज तक भूल जाती थी। कभी भी अपने से बड़े पे हाथ तो नहीं उठती, पर गुस्से में अक्सर ज्यादा बोल जाती थी, जिस बात का एहसास उसको अपने गुस्सा के शांत होने के बाद होता था। और उसका यही गुस्सा उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अपने माँ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो अपने एक हाथ के अंगूठे वाला नाखून दूसरे हाथ की हथेली में चुभो देती है।
परी का मानना था कि ऐसा करने से कुछ वक्त के लिए ही सही, पर उसका ध्यान गुस्से से हटके उस दर्द पे चला जाता है। राठौर निवास में मीरा जी अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, देखिए कल संडे है और हमारा बहुत मन है कल भोलेनाथ का दर्शन करने का, इसलिए कल आपकी बेटी का कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें सुबह 6:30 बजे तक सब रेडी चाहिए, इसलिए आप उसको सुबह के 5 बजे से उठाना शुरू कर दीजिएगा, ताकि कम से कम 6 बजे तक तो उसकी नींद खुल ही जाए और 6:30 बजे तक वह हम सब के सामने हो। उनका बात सुन के परी के पापा अपनी हंसी रोकते हुए सर हाँ में हिला के हामी भर दिए। चैप्टर 4 पहली झलक। परी अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ के ऑफिस से घर जाने के लिए निकल चुकी थी। ऑफिस में परी अपने काम के बीच आइसक्रीम को पूरी भूल चुकी थी, पर बाहर निकलते ही उसको वापस से आइसक्रीम खाने की तलब लग गई। एक नज़र अपने पास बैठे भाई को देखी जो कि अपने फोन में घुसे हुए थे। ये देख के परी अपना खुराफात दिमाग लगाने लगी। तभी कुछ देख के उसके होंठों पे शैतानी मुस्कान तैर गई, जिसको उसने अपने भाई के देखने के पहले ही छुपा लिया था। फिर दुखी सा चेहरा बनाए अपने भाई के कंधे पे सर रख के आंखों को बंद कर लेती है। उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर का दुख भगवान ने उसी की झोली में डाल दिया हो। बस अपना यही दुखी चेहरा दिखा के वो हमेशा अपने घर वालों से अपना बात मनवा लेती थी। जैसा कि हमेशा होता था आज भी वही हुआ। प्रेम भाई उसके उदास चेहरे को देखते ही फंस गए उसके मायाजाल में। फिर अपने फोन को जेब के हवाले करके परी के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बाबू तू बात क्यों नहीं समझ रही? अभी कल ही तो तू ठीक हुई है। हमने तेरी एक जिद मान के तुझे ऑफिस आने दिया तो है ना, पर अब ये तेरी आइसक्रीम वाली जिद हम नहीं मान सकते। परी उनकी बात सुनने के बाद अब भी वैसे ही बैठी रही। ये देख के प्रेम भाई कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तू आइसक्रीम के बजाय जो बोलेगी वो हम ला देंगे। बस ये सुनना ही था कि परी अपने आंखों को एक झटके में खोल के मन ही मन खुशी से बोली, ए फसा। फिर प्रेम भाई को देख खुशी से बोली, पक्का भाई। उसकी खुशी देख के प्रेम भाई को अब जाके शांति मिला और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बाबा पक्का, अब बोल क्या चाहिए तुझे? परी तपाक से बोली, आगे MG रोड है ना, वहाँ मस्त पकोड़े मिलते हैं, आप हमारे लिए पकोड़े ले आइए। उसका बात सुन के प्रेम भाई शक भरी नजरों से कुछ पल उसको देखने लगे, पर फिर ज्यादा ना सोचते हुए हंस के बोले, अच्छा ठीक है। फिर ड्राइवर से कह के गाड़ी पकोड़े के दुकान के आगे लगवा दिए। प्रेम भाई गाड़ी से निकलते हुए बोले, चल आ जा बाहर। परी जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई प्लीज आप यही ले आइए। प्रेम भाई ओके बोल के वहां से चले गए। उनके जाते ही परी अपने चमकते आंखों से दूसरे फूट पे देखी जहां लाइन से कई सारे आइसक्रीम के स्टॉल लगे थे। ड्राइवर के लाख मना करने के बाद भी परी फटाक से गाड़ी के बाहर निकली और दौड़ते हुए दूसरे फूट पे पहुंच गई। थोड़ी देर में प्रेम भाई गाड़ी में आके जब अपने बगल में देखे तो बुरी तरह चौंक गए और ड्राइवर की तरफ घूर के देखते हुए गुस्से से बोले, परी कहाँ गई? ड्राइवर डर के मारे जल्दी से अपने कांपते हाथ से दूसरे फूट की तरफ उंगली से पॉइंट कर दिया। प्रेम भाई जब वहां देखे तो परी को देखते ही उनके माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगी। वह देखे कि परी आइसक्रीम के स्टॉल के पास खड़ी होके अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम लेके मजे से खा रही थी। प्रेम भाई गहरी सांस लेते हुए गाड़ी के बाहर निकले और परी के ठीक पीछे जाके खड़े हो गए। परी को अभी उनके आने का कोई खबर ही नहीं था, वह तो अब भी मजे से अपने आइसक्रीम को खाने में लगी थी। परी के पीछे किसी आदमी को खड़ा देख के आइसक्रीम वाले के आंखों में चमक आ गया और सब कुछ छोड़ के भागते हुए जाके प्रेम भाई के पास खड़ा हो गया। उसको ऐसे भागते देख के परी पीछे पलट के देखी तो सामने ही प्रेम भाई दिखे जो कि उसको अपनी खा जाने वाली आंखों से घूर के देख रहे थे। परी चौंकते हुए अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए उनको देखते हुए आइसक्रीम को जल्दी जल्दी खाने लगी। प्रेम भाई उसको एक नज़र देख के अपने पास खड़े आदमी को देख के भवें उचकाते हुए बोले, क्या हुआ? आइसक्रीम वाला परी को एक नज़र देखा और एक के बाद एक उसकी सारी कारस्तानी विस्तार में बताने लगा। कुछ देर पहले परी आइसक्रीम के स्टॉल पे पहुंच के अपने जेब में हाथ डाल के टटोलने लगी।
तब उसको याद आया कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वह पैसे लाना तो भूल ही गई। फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पे मुस्कान ली आइसक्रीम वाले से बोली, चचा, उस फूट पे जो काले रंग की चमचमाती गाड़ी खड़ी है ना, वो हमारी है। चचा बेचारे कंफ्यूज सा चेहरा बनाए कभी गाड़ी को देखते तो कभी परी को। फिर परी को देखते हुए असमझ के भाव लिए बोले, अगर रू गाड़ी तुम्हारी है तो उमे हम का करे। परी बातों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, नहीं नहीं चचा, आप समझे नहीं। अच्छा सुनिए, बात दरअसल ऐसी है कि हम हमारे भाई के साथ घर जा रहे थे, बीच में हमें आपका ये प्यारा सा स्टॉल दिख गया। फिर क्या था, हम सीधा भागते हुए यहाँ आ टपके। परी का गोल गोल बात सुन के चचा का तो सर ही घूमने लगा। फिर अपना सर खुजाते हुए बोले, बिटिया तुम क्या बोलना चाहती हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि हम चक्कर खाके यहाँ गिर पड़े, हमें सीधे सीधे बताओ कि बात का है। परी उनका बात सुन के अपना हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो सीधे सीधे बता देते हैं। दरअसल हमें आइसक्रीम चाहिए, पर हम जल्दी जल्दी में पैसा लाना भूल गए। अभी जब हमारे भाई हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो आप उनसे ले लीजिएगा। उसका बात सुनते ही चचा के दिमाग की बत्ती जली और वो परी को अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, अगर तुम हमारे पैसे दिए बिना भाग गई तो। परी उनकी बात सुन मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, हो चचा, हम आपको चोर नजर आ रहे हैं क्या? हमारे कपड़े देखिए, अब क्या कोई चोर इतना महंगा फॉर्मल सूट पहन के आइसक्रीम चोरी करने निकलेगा, बताइए भला। उसकी बात सुनने के बाद भी चचा उसको अपनी शक भरी नजरों से देखते रहे। ये देख के परी आखिरी बार कोशिश करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम यही आपके दुकान के पास ही खड़े हो के आइसक्रीम खाएंगे और जब तक हमारे भाई नहीं आ जाते हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं, अब ठीक है ना? ये बात सुन के चचा कुछ हद तक कन्विंस हुए और उसको आइसक्रीम दे दिए। पर तब से उनका एक आंख बाकी ग्राहक पे तो दूसरा परी पे टिका हुआ था। उनका सारा बात सुनने के बाद प्रेम भाई हैरानी से परी को देखने लगे, जो कि अब तक आइसक्रीम को सफा चट कर चुकी थी। फिर चचा को पैसा देके बिना परी से कुछ बोले आगे निकल गए। उनको ऐसे जाते देख के परी समझ गई कि वह गुस्सा हो गए हैं। परी जल्दी से पास भागी और अपने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ के चलने लगी। प्रेम भाई अब भी कुछ नहीं बोले और दोनों गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गए। परी जब से आइसक्रीम वाले के पास पहुंची थी, तब से एक जोड़ी आंखें उस पे टिकी हुई थी। परी के जाने के बाद उसके बातों को याद कर उनकी हंसी छूट गई। फिर अपने पास बैठे शख्स को आदेश देते हुए बोली, इस लड़की की सारी जानकारी हमें कल सुबह तक चाहिए। उसके बाद उनकी भी गाड़ी वहां से निकल गई। रिश्ते की बात गाड़ी में परी अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपने भाई को मना चुकी थी और लगे हाथ भाई के साथ मिलके पकोड़े को भी खा चुकी थी। दोनों घर जाके अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए और थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। सभी डिनर करने लगे कि तभी मीरा जी बोली, कल सुबह 6:30 बजे तक सभी तैयार रहिएगा, हम सब कल मंदिर चलेंगे। उनकी बात सुनते ही परी को तेज ठसका लगा और वो जोर जोर से खांसने लगी। ये देख के सभी अपना खाना छोड़ के उसके पास पहुंच गए सिवाय मीरा जी के। कोई उसका पीठ मसलने लगा तो कोई पानी पिलाने लगा। वही मीरा जी समझ गई कि जल्दी उठने के नाम से परी का ये हाल हुआ है। कुछ देर में परी नॉर्मल हुई और मीरा जी को ऐसे खुद को घूरते देख के परी दांत दिखा दी। खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठे बात करने लगे। परी अपने पापा के कान में फुसफुसाते हुए बोली, पापा जी आप हमें 1 घंटे पहले से उठाना शुरू कर दीजिएगा, तब हम टाइम पे रेडी हो जाएंगे। उसकी बात सुन के श्याम जी को अपनी पत्नी की कही बात याद आ गई और वह हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला दिए। पर परी को अब भी मन की संतुष्टि नहीं मिली। वह अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे सुबह सुबह अपनी माँ की डांट खानी पड़े। इसलिए अब वह अपनी भाभी माँ के पास जाके बोली, भाभी माँ आप तो जानती है ना, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, इसलिए प्लीज आप हमें उठा दीजिएगा। भाभी माँ उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, ठीक है गुड्डा, हम तुम्हें उठा देंगे, अब जाके जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह तक तुम्हारी नींद पूरी हो जाए।
परी सबको गुड नाइट बोल के सोने चली गई। सुबह 5:30 बजे, पूरे आधे घंटे बाद भाभी माँ और श्याम जी के जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार परी उठ चुकी थी। सुबह 5:30 बजे, पूरे आधे घंटे बाद भाभी माँ और श्याम जी के जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार परी उठ चुकी थी। उसको उठा हुआ देख के भाभी माँ और श्याम जी के लिए यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। भाभी माँ तो खुशी से उसकी बलाया लेने लगी, वही श्याम जी प्यार से परी का माथा चूम लिए। परी अपने आंखों को मलते हुए दोनों को असमझ के भाव से देखते हुए बेड से उठ के चली गई। सभी तैयार होके हॉल में खड़े होके परी के आने का इंतजार कर रहे थे और मीराजी की नजरें घड़ी पे टिकी थी। 6:30 बजने में अब बस 5 मिनट का समय बचा था। ये देख के जहां मीराजी का गुस्सा बाहर आने के लिए उबाल मार रहा था, वही बाकी सब चिंता से सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। तभी परी सामने से पीले रंग का सूट पहने, एक हाथ में घड़ी तो दूसरे में ब्रेसलेट पहने, आंखों में काजल लगाए और होंठों पे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए नीचे आती दिखी। उसकी आंखें अब भी हल्की बंद थी। वह ऐसे ही हिलते डुलते सबके पास जा पहुंची। उसको देख के मीराजी का गुस्सा शांत हुआ और सभी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े। दूसरी तरफ खूबसूरत से महल के अंदर हॉल में एक औरत पूरे रौब के साथ सोफे पे तन के बैठी थी। इनका नाम है गायत्री प्रताप सिंह, राजस्थान के हुकुमसा की माँ है, जो अपने बेटे के लिए सही लड़की खोज रही थी। गायत्री जी अपने सामने खड़े आदमी से पूछी, शर्मा जी, काम हुआ? शर्मा जी, जो कि गायत्री जी के सबसे खास आदमी है, उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा फाइल उनकी तरफ बढ़ा दिया। गायत्री जी उनके हाथ से फाइल लेके परी के बारे में पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके होंठों की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। फाइल में रखे परी के तस्वीर को हाथ में लेते हुए मुस्कुरा के बोली, अब जल्द से जल्द परी के घर वालों से मिलके हमें इनका हाथ अपने बेटे के लिए मांगना होगा। यही है जो हमारे बेटे को संभाल सकती हैं। शर्मा जी चिंतित होते हुए बोले, रानी सा, आप ये क्या कह रही है? हुकुमसा कितने गुस्सैल है, कब, कहा और किस बात पे उन्हें गुस्सा आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में यह लड़की, ये तो कितनी मासूम दिखती है। अगर इनका रिश्ता हुकुमसा से हो गया तो इनकी और हुकुमसा की जोड़ी शेर और हिरनी जैसी लगेगी, कह के हंसने लगे। उनकी इस बात पे गायत्री जी भी हंस पड़ी और पूरे विश्वास के साथ बोली, बेशक ये बहुत मासूम है, पर इनकी मासूमियत ही शायद हमारे बच्चे के पत्थर दिल को पिघला सकती हैं। पहले हमारा बेटा भी तो ऐसा ही था, पर अपने पापा की अकाल मृत्यु के बाद उन्होंने हंसना और मुस्कुराना तक छोड़ दिया है। उनको अब भी यही लगता है कि राजा सा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मर्डर है। शौर्य आज भी उनके कातिलों का पता लगाने में दिन रात एक कर चुके हैं। उनका कहना है कि जिस दिन उनको अपने पापा के कातिल का पता चल गया, वह उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे और तब जाके उनका बदला पूरा होगा, कह के उस पल को याद करके उनके आंखों से आंसू बहने लगा। उनकी बात सुन के शर्मा जी की आंखें भी नम हो गई थी। फिर खुद को संभालते हुए गायत्री जी मुस्कुरा के बोली, अब लगता है भोलेनाथ ने हमारी सुन ली और हमें परी से मिलवा दिया। चलिए इसी खुशी में चल के भोलेनाथ के दर्शन कर आते हैं और राजस्थान वापस लौटने के पहले परी के परिवार वालों से मिलके रिश्ते की बात भी तो करनी है। गायत्री जी और शर्मा जी गाड़ी में बैठ के मंदिर की तरफ निकल गए। इत्तफाक से महादेव ने गायत्री जी को उसी मंदिर में दर्शन देने के बुलावा भेजा था जहां परी का पूरा परिवार मौजूद था। परी के परिवार वाले और गायत्री जी भोलेनाथ के विशाल मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। गायत्री जी के पास ही परी खड़ी थी, पर उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया। गायत्री जी भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए मन ही मन बोली, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है, बस प्रभु हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि इस बार शौर्य इस रिश्ते के लिए मना ना कर पाए और परी जल्द से जल्द हमारी बहू बनके हमारे परिवार में शामिल हो जाए। उनके पास खड़ी परी मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, भोले भंडारी, आज हम आपका काम थोड़ा कम करने आए हैं। आप हमारे होने वाले पति को तो जानते ही होंगे ना, तो आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। अब आप अकेले कितना पे नजर रखेंगे, इसलिए हमारे पति को हम खुद देख लेंगे। इससे आपका काम भी कम हो जाएगा।
देखिए, हम आपके बारे में कितना सोचते हैं, अब आपकी बारी है हमारे बारे में सोचने की, कहते हुए अपने आंखों को खोल के मुस्कुरा दी। फिर जैसे ही वहां से पलट के जाने को हुई कि ठीक उसी वक्त गायत्री जी भी जाने के लिए पलटी। दोनों की नजरें मिली और परी उनको देख के मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वही गायत्री जी तो परी को देखते ही होश खो बैठी थी। जब तक वह अपने सेंसस में आई तब तक परी वहां से जा चुकी थी। गायत्री जी बेचैनी से मंदिर में परी को ढूंढने लगी। तभी सीढ़ियों पे परी के भाई अधेड़ उम्र के आदमी और औरत से बात करते हुए नजर आए। गायत्री जी उनको देखते ही समझ गई कि परी सह परिवार यहाँ आई है। फिर पीछे मुड़ के अपने आंखों में खुशी से छलकते आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुरा के भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ ली और अपने तेज कदमों से परी के परिवार वालों के तरफ बढ़ गई। फिर उनके पास जाके अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, हर हर महादेव। तीनों उनके तरफ असमझ के भाव से देखते बोले, हर हर महादेव। मीरा जी अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोली, माफ कीजिएगा बहन जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, हम जानते हैं कि आप सब हमें नहीं जानते। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, आपकी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ गई है परी? उनका सवाल सुन के परी के घरवाले आश्चर्य से उनको देखते हुए सोचने लगे कि आखिर ये है कौन, जो हम सबको जानती है, पर हम इन्हें नहीं जानते। मीरा जी बोली, जी हमारी बेटी अपनी भाभी माँ के साथ जलेबी खाने गई है, वो देखिए, कहते हुए उंगली से एक और इशारा कर दी। गायत्री जी परी को देखते ही मुस्कुरा उठी। गायत्री जी परी के परिवार वालों के तरफ देखते हुए विनम्रता से पूछी, हमें आप सबसे कुछ बात करना है, क्या थोड़ी देर के लिए हम साइड में चल के बात कर सकते हैं? परी के पापा मीरा जी की तरफ देखने लगे, तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर सभी मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ पहले ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे लोग बैठे थे। गायत्री जी बिना बातों को घुमाए सीधे बोली, हमारा नाम गायत्री प्रताप सिंह है और हमारे बेटे का नाम शौर्य प्रताप सिंह है। वह राजस्थान के हुकुमसा है। हम हमारे बेटे शौर्य के लिए एक ऐसी लड़की की खोज में थे जो उन्हें समझे और हर सुख दुख में वह हमारे बेटे के साथ खड़ी रहे। फिर थोड़ा रुक के आगे बोली, और हमारी वो खोज आपकी बेटी परी पे आके खत्म होती है। हम हमारे बेटे के लिए आपसे परी का हाथ मांगने आए हैं। अपनी बात कहने के बाद गायत्री जी अपनी आस भरी नजरों से तीनों को देखने लगी। परी के परिवार वालों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। तीनों हैरानी से गायत्री जी को देखते रह गए। CH6 मिलने को राजी। गायत्री जी का बात सुन के परी के घर वालों के हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। मीरा जी खुद को संभालते हुए बहुत ही आदर भाव से बोली, हमें बहुत खुशी हुई यह देख के कि आपको हमारी बेटी इस लायक लगी कि आप उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। पर हमें माफ कीजिएगा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्वोट। उनका बात सुन के गायत्री के माथे पे चिंता की लकीरें खींच गई। मीरा जी उनको समझाते हुए बोली, गायत्री जी, आपका बेटा हुकुम सा तो ऐसे में उनकी शादी जिससे होगी उन्हें हुकुम रानी सा के नाम के साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, जो कि हमारी बेटी के लिए संभाल पाना मुश्किल है। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, हम आपका डर आपकी चिंता अच्छे से समझ रहे हैं। अपनी बेटी की शादी की बात सुन के हर माँ को यही डर लगा रहता है कि उनकी फूल सी बच्ची एक नए परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी, सब कुछ अच्छे से कर पाएगी या नहीं। हमारी भी बेटी है, इसलिए हम आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकते हैं। पर आप परी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम हमेशा उनकी माँ बन के उनके साथ रहेंगे और उन्हें हमारे परिवार में एडजस्ट होने में ज़रा भी परेशानी नहीं आएगा। गायत्री जी कुछ इस तरह से अपना बात रखी थी कि परी के परिवार वाले कुछ हद तक उनका बात मान गए थे। तभी कुछ याद आते ही मीरा जी चिंता से बोली, सभी को अपने बेटे के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए होती है, पर हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सिवाय ऑफिस संभालने के वह और कोई काम नहीं कर जानती, खाना तक उसको ठीक से बनाने नहीं आ। गायत्री जी उनका बात काटते हुए मुस्कुरा के बोली, आपने शायद हमारे बात को ठीक से सुना नहीं है।
हमें अपने घर के लिए एक बहू चाहिए, ना कि नौकरानी। उनके इस बात पे सबका चेहरा खुशी से खिल उठा। श्याम जी बोले, बहन जी, बाकी सब तो ठीक है, पर आपके बेटे का क्या? हमारा मतलब है, क्या वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार है? गायत्री जी अपने आंखों में चमक लिए बोली, हमें हमारे बेटे पे पूरा विश्वास है, वह इस रिश्ते के लिए ना कर ही नहीं सकते। पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम शौर्य को कल ही यहाँ बुला लेते हैं। एक बार दोनों मिल ले, उसके बाद परी का जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा। कुछ देर बाद गायत्री जी कल मिलने का कह के वहां से चली गई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही परी और भाभी मौ सबको ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और सभी गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए। घर पहुंचते ही परी भागते हुए अपने कमरे में गई और जाके सो गई। वही नीचे हॉल में बैठ के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, मीरा जी ने सब कुछ विस्तार से भाभी माँ को बता दी। भाभी माँ हैरानी से सब कुछ सुनती रही। तभी श्याम जी बोले, बेटा, अब आपको ही बाबू से इस बारे में बात करना होगा। भाभी माँ बोली, गुड्डा जब सो के उठेगी तो हम उससे बात करेंगे। भूख लगने की वजह से पूरे 2 घंटे बाद परी की नींद खुली और वह अपने कमरे से निकल के सीधा डाइनिंग टेबल पे जा पहुंची। हॉल में सभी अब तक बातें ही कर रहे थे कि परी को डाइनिंग टेबल पे बैठे देख के भाभी माँ बोली, हम गुड्डा को खाना खिला के आते हैं। मीरा जी तुरंत उनको रोकते हुए बोली, हम सब भी चलते हैं और वहीं पे उससे बात भी कर लेंगे। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। परी खाना खा रही थी और बाकी सब उसे देखते हुए सोच रहे थे कि बात कैसे शुरू करे। परी को सबके घूरने का अंदाजा लग चुका था, इसलिए खाना खत्म करके जल्दी से प्लेट किचन में रख के हाथ धो के वापस सबके सामने बैठते हुए बोली, अब बिना बातों को घुमाए जल्दी से बताइए कि आप सबको हमसे क्या बात करना है। उसके इस बात पे सभी भाभी माँ की तरफ देखने लगे। भाभी माँ ने भी बिना देर किए एक एक बात परी को बता दिया। उनकी बात सुन के परी लड़का से मिलने के लिए राजी हो गई। श्याम जी उसको समझाते हुए गंभीरता से बोले, बाबू, अगर तुम्हें लड़का ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, तुम हमें बता सकती हो, हम गायत्री जी को मना कर देंगे। परी ओके बोल के अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ गायत्री जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महल में आते ही गायत्री जी शर्मा जी से बोली, जल्दी से शौर्य को फोन लगाइए, हमें उनसे अभी बात करना है। शर्मा जी उनकी खुशी देख के मुस्कुराते हुए कॉल लगा दिए। कुछ ही रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही हुकुम सा रौबदार आवाज में बोले, जी कहिए शर्मा जी, हमें कैसे कॉल किया, मासा ठीक तो है ना? शर्मा जी बोले, जी हुकुम सा, रानी सा बिल्कुल ठीक है, लीजिए उनसे बात कीजिए, कहते हुए फोन गायत्री जी को थमा दिए। गायत्री जी फोन लेके खुशी से भरी आवाज में बोली, हेलो शौर्य। उनकी आवाज में खुशी को भांपते हुए हुकुम सा बोले, क्या बात है मासा, आज आप बहुत खुश लग रही है, हमें भी अपनी खुशी की वजह बताइए। गायत्री जी खुशी से बोली, वही बताने के लिए तो हमने आपको फोन किया है, पर आपको वो वजह हम ऐसे फोन पे नहीं बताएंगे। आप एक काम कीजिए, आज ही आप दिल्ली आ जाइए, उसके बाद हम आपको सब कुछ बताएंगे। हुकुम सा बिना ज्यादा सोचे आने को राजी हो गए। शाम तक हुकुम सा अपनी मासा के सामने मौजूद थे। हुकुम सा का रंग गोरा, मस्क्यूलर बॉडी, गहरी काली आंखें और उसमें दिखता दर्द, जिसको उन्होंने बखूबी अपने चेहरे पे सख्ती और गुस्से का भाव लिए छुपाया हुआ था। हुकुम सा गायत्री जी के सामने बैठे उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। गायत्री जी गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा के बोली, शौर्य, आप पहले हमारी पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद ही आप कुछ बोलिएगा। गायत्री जी की बात सुन के हुकुम सा उनको गंभीरता से देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिए। गायत्री जी खुशी से बोली, शौर्य, हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, उनका नाम परी है, बहुत ही प्यारी है वो, हम उन्हें ही हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं और इसलिए हमने उनके परिवार वालों से सब बात कर लिया है। बस आप कल चल के उनसे मिल के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम परी को हमारे घर की बहू बना सके। आप हमारी बात सुन रहे हैं ना शौर्य, आप कल मिलेंगे ना परी से?
रिश्ते का बात सुन के ही हुकुम सा अपने होश खो बैठे थे। उनको चुप देख के गायत्री जी तेज आवाज में पूछी, शौर्य आप कल मिलेंगे ना परी से? गायत्री जी की तेज आवाज सुन के हुकुम सा के मुंह से चौंकते हुए निकला, हाँ। गायत्री जी अपने खुशी में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्होंने हुकुम सा के मुंह से निकले शब्द को ही अपने सवाल का जवाब मान लिया। हुकुम सा अभी उनसे कुछ कह भी पाते कि उतने में गायत्री जी परी के घर पे फोन करके हुकुम सा का जवाब बता दी और कल 1 बजे मिलने का समय भी पक्का कर दी। गायत्री जी की सारी बातें सुन के हुकुम सा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। फिर दरवाजा अंदर से लॉक करके जाके बेड पे बेसुध होके गिर पड़े और सीलिंग को घूरते हुए बोले, यह आपने क्या किया मासा? आप जो चाहती हैं वो हम नहीं कर सकते। उतने में उनका फोन बजा। वह जब अपने जेब से फोन निकाल के स्क्रीन पे देखे तो प्रिया नाम शो हो रहा था। हुकुम सा गहरी सांस लेके फोन रिसीव करके अपने कान से लगा लिए। तभी दूसरी तरफ से बहुत ही प्यारी आवाज में वह बोली, हेलो जान, कैसे है तुम? हुकुम सा अन्ने मन से बोले, हम ठीक है। प्रिया उदासी से बोली, तुम हमें बिना बताए अचानक से कहाँ चले गए? हुकुम सा उसके बात को काटते हुए एक ही सॉन्स में बोले, हम इस वक्त दिल्ली में है। मासा ने हमारे लिए एक लड़की पसंद की है, उसी से मिलवाने के लिए मासा ने हमें यहाँ बुलाया है। उनकी सारी बात सुन के प्रिया कुछ पल की खामोशी के बाद पूछी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मिलोगे उस लड़की से? हुकुम सा बोले, हाँ हम मिलेंगे उनसे। उनका जवाब सुनते ही प्रिया के सुबकने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुन के हुकुम सा एक झटके में बेड पे उठ के बैठते हुए बोले, प्रिया हमारी पूरी बात तो सुनो। हम उस लड़की से मिलने के लिए मना करके मासा का दिल नहीं दुखा सकते थे, इसलिए हम उनसे मिलने तो जाएंगे पर उनसे मिलके हम उनको सारा सच बता देंगे, जिसके बाद वह खुद इस रिश्ते के लिए मना कर देगी। प्रिया उनकी बात सुन के शांत होते हुए पूछी, शौर्य तुम सच में ऐसा ही करोगे ना? हुकुम सा अपने आँखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम हम पे विश्वास रखो, हम सब ठीक कर देंगे। कुछ देर बात करके दोनों फोन रख देते हैं। फिर बेड के क्राउन से सर टिकाते हुए हुकुम सा बोले, सो मिस, कल होगी हमारी आपसे पहली और आखिरी मुलाकात। सच बताए तो मासा की खुशी देखने के बाद एक बार तो हमारा आपसे मिलना बनता है। आखिर हम भी तो देखें कि आप में ऐसा क्या खूबी है जो महज 2 दिनों में मासा ने आपको हमारे घर की बहू बनाने का मन बना लिया। जो काम प्रिया पिछले 2 सालों में नहीं कर पाई, वही काम आपने 2 दिनों में कर दिया और मासा जो आपकी तारीफ करती नहीं थक रही। क्या आप सच में उतनी ही अच्छी है या ये आपका कोई दिखावा है? अब तो हमें हमारे सारे सवालों का जवाब कल आपसे मिलने के बाद ही मिलेगा। क्वोट। जहाँ हुकुम सा परी के साथ अपने आखिरी मुलाकात का मन बना चुके थे, वही परी इस बात से बेखबर अपने भोले भंडारी के साथ बातों में लगी थी। परी अपने बेड पे लेटे ऊपर देखते हुए बोली, भोले भंडारी आपने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हमारी सुन ली, पर जो कल हमें देखने आ रहे हैं, क्या यही हमारे होने वाले पति है, जिन पे आप इतने दिनों से नजर रख रहे थे और अब हमें रखना पड़ेगा? कह के अपने ही बात पे हंसने लगी। फिर कुछ सोचते हुए बेड पे उठ के बैठते हुए बोली, पर क्या वह भी हमारे तरह सिंगल होंगे या उनका कहीं पे प्रेम कहानी चल रहा होगा? खैर जो भी हो, अब तो उनसे कल मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वह हमारे होने वाले पति है या किसी और के। सोचते हुए कुछ देर बाद वह सो गई। CH7 हुकुम सा और परी की मुलाकात राठौड़ निवास सुबह के 10 बजे। मीरा जी सुबह से दौड़ दौड़ के पूरे घर में देख रही थी कि सभी नौकर अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। फिर किचन में जाके बहू का खाना बनाने में मदद करने लगी। मीरा जी को इतना परेशान देख के भाभी माँ बोली, माँ आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं, देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। उनका बात सुन के मीरा जी बस सर हिला के रह गई। कुछ देर बाद दोनों किचन का सारा काम खत्म करके बाहर हॉल में जाके बैठ जाती हैं। मीरा जी अभी बैठी ही थी कि अचानक से कुछ याद आते ही परी को आवाज लगाते हुए नीचे बुलाने लगी। उनके अचानक से परी को बुलाते देख के सभी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगे। उतने में परी उनके सबके सामने आके खड़ी हो गई।
मीरा जी परी को ऊपर से नीचे तक घूर के देखने लगी। उसने ब्लैक स्पेगेटी विथ ब्लैक शॉर्ट्स और अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था जो कि उसके कमर तक आ रहा था। मीरा जी गुस्से से बोली, ये क्या पहना है तुमने? परी अपना सर झुका के खुद को देखी और मीरा जी को देख के मुस्कुराते हुए बोली, कपड़े। उसकी बात सुन के श्याम जी, प्रेम भाई और भाभी माँ की हंसी छूट गई। मीरा जी गुस्से से सबको घूर के देखी तो सभी चुप हो गए और वापस से परी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, 1 घंटे में लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम अब भी ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हो। परी उनको टोकते हुए मासूमियत से बोली, मम्मा आप तो ऐसे गुस्सा हो रही है जैसे आपने पहली बार हमें इन कपड़ों में देखा है। हम तो हमेशा घर में यही तो पहनते हैं। मीरा जी उसके बात को अनसुना करके अपनी बहू की तरफ देखते हुए बोली, इससे पहले कि लड़के वाले आए तुम इसे ले जाके कोई अच्छी सी साड़ी पहना दो। भाभी माँ उनकी बात सुन के परी से बोली, चलो गुड्डा। साड़ी के नाम से ही परी के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। परी दोनों की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं, साड़ी नहीं। आप बोलेगी तो हम कोई अच्छा सा सूट पहन लेंगे, पर साड़ी नहीं। मीरा जी उसका बात काटते हुए सख्ती से बोली, पहनना तो तुमको साड़ी ही है। परी तपाक से बोली, हम नहीं पहनेंगे। मीरा जी जिद भरी आवाज में बोली, अब हम भी देखते हैं कि तुम साड़ी कैसे नहीं पहनती। कहते हुए परी को पकड़ने के लिए उसके तरफ बढ़ गई। ये देख के परी फुदक के दूसरी तरफ जाते हुए बोली, मम्मा हमने कह दिया ना कि हम साड़ी नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे बस। मीरा जी गुस्से से बोली, सोना इसको पकड़ने में हमारी मदद करो जरा। भाभी माँ भी आज्ञाकारी बहू की तरह जी मौ कह के उतर गई मैदान में। परी भाभी मौ को देख के हैरानी से बोली, भाभी मौ आप भी इनके साथ मिल गई। कोई बात नहीं हम तब भी किसी के हाथ नहीं आएंगे। कहते हुए वहां से भाग गई। अब हाल ये था कि परी मीरा जी और भाभी मौ को अपने पीछे भागते हुए पूरे हॉल का चक्कर कटवा चुकी थी, पर अब भी ना मीरा जी मानने को तैयार थी और ना ही परी। वही श्याम जी और प्रेम भाई आराम से सोफे पे बैठे तीनों को हॉल में इधर से उधर भागते देख के हंस रहे थे। तभी घर के बाहर एक के बाद एक पॉन्च गाड़ियां आके रुकती हैं। आगे वाली गाड़ी से हुकुम सा बाहर निकले और घर को बाहर से देखते हुए मन ही मन बोले, घर देख के तो नहीं लगता कि उस लड़की को पैसों का लालच होगा। फिर अपने साथ आए बॉडीगार्ड्स को वही रुकने का बोल का मासा के साथ अंदर चले गए। शर्मा जी भी उनके साथ चल पड़े। सभी जब दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा पहले से ही खुला मिला। ये देख के तीनों सीधा अंदर चले गए। अंदर का हाल देख के जहां मासा के होठों पे लंबी सी मुस्कान आ गई वही हुकुम सा अजीब सा मुंह बनाते हुए सब देख रहे थे, क्योंकि अभी भी परी का भागना चालू ही था। परी को देखते हुए ही घरवालों का नजर दरवाजे पे पड़ा। गायत्री जी को वहां देखते ही सभी हैरानी से उनको देखते ही रह गए। उतने में परी पीछे देख के आगे भागते हुए गई और सीधा हुकुमसा से जोर से टक्कर खा के गिरने लगी। उसको गिरत देख के सभी परी की तरफ भागे कि उतने में हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के गिरने से बचा लिए। गिरते वक्त उसका स्पेगेटी कमर से थोड़ा ऊपर उठ चुका था, जिससे हुकुमसा का हाथ उसके खुले कमर पे पड़ गया और हुकुमसा के दिल की धड़कन बढ़ गई। परी इन सब अनजान अपने एक हाथ से सर को पकड़े दूसरे हाथ से हुकुमसा का कॉलर कस के पकड़ी थी और डर की वजह से उसकी आंखें बंद थी। वही हुकुमसा अपने आंखों में हैरानी का भाव लिए परी को एकटक नजरों से देख रहे थे। उतने में परी अपने आंखों को खोल के जैसे ही सामने देखी तो उसकी आंखें सीधा हुकुमसा की आंखों से टकराई और दोनों सब कुछ भूल के एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखने लगे। तभी परी हुकुमसा के आंखों में देखते हुए ही अपने बाहों का हार उनके गले में पूरे अधिकार से डाल देती हैं। वहां मौजूद सभी लोग अपने होंठों पे लंबी सी मुस्कान लिए दोनों को देख रहे थे, पर उन सब में सबसे ज्यादा खुश मासा थी और अब तो उन्होंने परी से और भी ज्यादा उम्मीदें बांध ली थी। दोनों को अब भी एक दूसरे में खोया हुआ देख के मासा हुकुमसा के कंधे पे हाथ रख दी, जिससे हुकुमसा अपने होश में आए और जल्दी से परी को सीधा खड़ा करके उससे अपनी नजरें फेर के खड़े हो गए। हुकुमसा को अब खुद पे गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेते हैं। परी उनके गुस्से से अनजान अपना सर झुकाए उस पल को याद करके मुस्कुरा रही थी।
तभी भाभी मो आई और परी को अपने साथ लेके वहां से चली गई। श्याम जी और प्रेम भाई सबको अंदर ले गए। वही हुकुम सा अपने आंखों में हैरानी का भाव लिए परी को एकटक नजरों से देख रहे थे। उतने में परी अपने आंखों को खोल के जैसे ही सामने देखी तो उसकी आंखें सीधा हुकुम सा की आंखों से टकराई और दोनों सब कुछ भूल के एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखने लगे। सभी सोफे पे बैठे थे, तभी मीरा जी हिचकिचाते हुए बोली, अगर हमें पता होता कि आप सब जल्दी आएंगे तो हम परी को जल्दी तैयार होने को बोल देते। गायत्री जी उनके बात का मतलब समझ के मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना मत सोचिए मीरा जी, हमें परी को उन कपड़ों में देख के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हम भले ही राजसी परिवार से हैं पर हम जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलने में यकीन रखते हैं और सच बताए तो परी उन कपड़ों में हमें बहुत प्यारी लग रही थी। अगर वह शादी के बाद भी ऐसे कपड़े पहनना चाहे तो पहन सकती है। हमें या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि हम सब यहाँ जल्दी आ गए। यहाँ आने के बाद परी के वजह से जो रौनक हमें आपके घर पे देखने को मिला है, वही रौनक बहुत जल्द हमारे घर में भी देखने को मिलेगा जब परी हमारे घर की बहू बन जाएंगी। वहाँ मौजूद सभी लोग अपने होंठों पे लंबी सी मुस्कान लिए दोनों को देख रहे थे, पर उन सब में सबसे ज्यादा खुश मासा थी और अब तो उन्होंने परी से और भी ज्यादा उम्मीदें बांध ली थी। उनका बात सुन के परी के घर वाले मुस्कुरा दिए। वही हुकुम सा अपनी मासा के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। गायत्री जी अपने पति की मृत्यु के बाद से ही खामोश रहने लगी थी। इतने सालों बाद आज जाके अपनी मासा के चेहरे पे खुशी देख के हुकुम सा भी बहुत खुश थे। उतने में परी फुल स्लीव्स रेड लोग सूट पहने, आंखों में काजल, होंठों पे हल्के लाल रंग की लिपस्टिक और खुले बालों में नीचे आती दिखी। परी को देखते ही गायत्री जी के आंखों में चमक आ गया और वह खुशी से बोली, लो आ गई परी, हमारी परी। उनका बात सुनते ही हुकुम सा अपना सर झुका के मन ही मन खुद से बोले, नहीं शौर्य, एक बार भी उनकी तरफ मत देखना, वरना इस बार उनकी आंखों के मोह जाल में खुद को फंसने से रोक नहीं पाएगा। हुकुम सा खुद को परी की तरफ देखने से रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे। परी उनके तरफ एक नज़र देख के जाके श्याम जी के पास बैठ गई। उसके बाद गायत्री जी परी से कुछ सवाल पूछने लगी, जिसका जवाब परी मुस्कुराते हुए देने लगी। वही परी के परिवार वाले भी हुकुम सा से जो भी सवाल करते, वह बहुत ही आदर के साथ सबका जवाब दे रहे थे, पर परी की तरफ एक बार भी नहीं देख रहे थे और परी अपनी चोर नजरों से हुकुम सा को ही देख रही थी। ब्लैक टैक्सीडो सूट, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में मोटा सा कड़ा और चेहरे पे दिखता वो सख्त एक्सप्रेशन। हुकुम सा का ये लुक परी के नाजुक से दिल पे कयामत ढा रहा था, पर हुकुम सा का यूं नजरें चुराना परी को खटक रहा था। परी मन ही मन खुद से बोली, क्या भोले भंडारी, क्या यही है हमारे होने वाले पति? अगर यही है तो ये हमें देख क्यों नहीं रहे? एक हम हैं जो लड़की होने के बाद भी सबके सामने इन्हें देखने का इतना बड़ा रिस्क ले लिए, अगर मम्मा को पता चल गया तो सबके सामने ही हमारी क्लास लगा देंगी। और एक वो है जो हमसे ऐसे नजरें चुरा रहे हैं जैसे अगर हम पे इनकी नज़र पड़ गई तो हम आंखों से ही इनकी इज्जत लूट लेंगे। तभी गायत्री जी बोली, परी अगर आप शौर्य से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। परी हुकुम सा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के बोली, हमें इनसे ऐसी कोई बात नहीं करनी जो अकेले में ही हों। वैसे भी जो इंसान हमारे घर वालों को इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसे देखने के बाद हमें इनसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। परी का जवाब सुन के हुकुम सा आश्चर्य से परी की तरफ अपनी नजरें उठा के उसको देखने लगे और जिस बात का हुकुम सा को डर था, आखिर वही हुआ। परी की आंखों से उनकी आंखें मिलते ही वह सब कुछ भूल के उसे देखते ही रह गए। पर इस बार उन्होंने जल्द ही खुद को संभाला और उससे अपनी नजरें फेर के बैठ गए। वापस से उनको नजरें चुराते देख के परी मुस्कुराने लगी। तभी परी के घर वाले उससे रिश्ते को लेके उसकी मर्जी पूछते हैं, जिसके जवाब में वह हो बोल देती हैं। परी का जवाब सुन के मासा खुशी से भरी आवाज में हुकुम सा से उनका जवाब मांगी। हुकुम सा बिना कोई जवाब दिए अपना सर झुका के बैठे रहें।